वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखो इसे बनाएंगे, क्या बोल रहा है देखो दोस्तों, कोडिंग टू कोडिंग से है। यदि एक निश्चित भाषा में बॉक्सर को CQAIW में लिखा जाता है तो कौन सा शब्द BEWSW के रूप में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो रिलेशन होता है ना वही रिलेशन हम इधर लगाएंगे और ऑप्शन को पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया दोस्तों। देखिए तो देखो ये B है, B का C हो गया, कितना हुआ दोस्तों, +1 हुआ, ठीक है। और O का Q हुआ तो +2 हुआ दोस्तों, ठीक है। और इसी हिसाब से X का A हुआ तो +3 हुआ। आपको समझ आ गया कि प्लस प्लस करेंगे +4 होगा, फिर +5 होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो बस हमें रिलेशन पता चल गया। बस अब इसका रिलेशन जल्दी से डिकोड करते हैं। देखिए BEW, लेकिन दोस्तों ये दूसरा टर्म है। देखिए ये देखो, इसमें कि पहला ये वाला पहला टर्म था और ये वाला दूसरा टर्म था, ठीक है। तो ये दूसरा देखा तो पहला क्या हुआ, जैसे से 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, उससे उसी से हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखो B का 1 माइनस करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, A आएगा, ठीक है। और E का 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, E के पहले क्या आता है, D आता है, उसके बाद C आता है तो दोस्तों C होगा, ठीक है दोस्तों। और W के पहले क्या आता है दोस्तों, इसमें 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा T आ जाएगा। इसका मतलब देखो ACT देखो ऑप्शन में किस में है, पहले ऑप्शन में ही लगाओ और आगे बढ़ो। और ऐसे ही आगे चेक करोगे तो आप O भी आ जाएगा और R भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। आकृति के बाईं ओर दर्पण रखा हुआ है, ये आकृति है और इसके बाईं ओर दर्पण रखा हुआ है। दी गई आकृति की उचित दर्पण प्रति छवि क्या होगी, दर्पण का छवि बताना। जिस तरफ दर्पण रखा उसी तरफ इसको क्या कर दो दोस्तों, पलट दो, दिमाग में पलट दो। अगर इसको पलटेंगे तो दोस्तों देखो ये जो चोंच है ना ये ऊपर होगा, कम ऐसे होगा, कम से कम ये होगा, कम से कम ये ऐसे पलटेंगे तो इसको हम यूँ होगा, कम से कम ऐसे होगा, होगा ना ऐसे। तो देखो ऑप्शन में किस में है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें तो लग रहा है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं लग रहा है और इसमें भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो ये लकीर नहीं है, लकीर दोस्तों ये इधर आएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। ये लकीर जो यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे, ठीक है। आप पलटो दिमाग में, ध्यान से दिमाग पे देखो, ऑप्शन देखोगे ना तो सब समझ आएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। क्या बोल रहा है, श्रृंखला में अगला पद बताइए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। देखिए इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही आगे भी कैरी ऑन होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 3 से 5 हुआ है, ठीक है। और देखिए 3 की जो प्लेस की वैल्यू वो C होती है, ठीक है। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, E होती है, ठीक है। और देखो X की जो प्लेस वैल्यू होती है 24 होती है और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है। आपको कुछ समझ आ रहा है दोस्तों। देखिए 3 से 5 हुआ तो डेफिनेटली आगे 7 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 22 से 24 हुआ, यानी 2 का बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इस साइड में 2 का बढ़ रहा है, इसका मतलब इस साइड 2 का घटेगा, यानी कि यहाँ 20 होगा। और 20 की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, T होती है, ठीक है। बस आप इतना भी मैच कर लोगे ना ऑप्शन में, देखिए 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4, इस ऑप्शन में इतना ही पिक कर लोगे, इतने से ही हो जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ ये भी है, अगर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 किस प्लेस पे होता है, मतलब 7 पे क्या आता है, 7 पे G आता है। इसका मतलब ये होगा, देखो पूरा पूरा आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आवर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, ठीक है। वह पूर्व और सम्मुख है। पूर्व किधर होता है दोस्तों, पूर्व इधर ही होता है, राइट साइड में होता है, पश्चिम इधर होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, उसके बाद वो अपने अपने सिर, देखो पूर्व की ओर सम्मुख है, मतलब पूर्व की ओर खड़ा है। वो पूर्व की ओर सम्मुख का मतलब होता है इसका दोस्त यहाँ पे उसके मुंह इधर है, पूर्व दिशा की ओर है, सम्मुख है लिखा है ना इसमें, देखो सम्मुख है। उसके बाद वो अपने सिर के दाहिनी, यानी कि सिर के दाहिनी मतलब दाहिना इधर ही होगा, नीचे ही होगा, इसका दाहिना तो इधर ही होगा ना दोस्तों। तो मोड़ता है वह देखने की उसका दोस्त आया कि नहीं, ठीक है। तो किस दिशा में वह अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है। वो जब इधर मुंह करके खड़ा है, वो पूर्व की ओर मुंह सम्मुख करके खड़ा है और राइट में घूमता है, राइट में घूम के अपने दोस्त को देखता है कि आया कि नहीं। तो उसका मतलब वो दोस्तों ये देखो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो नीचे तो दक्षिणी होता है ना, तो दक्षिणी दिशा होगी ना इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर खोजें। देखिए ये 71 है, ये 63 है, ये 55 है, ठीक है। तो इसमें अगला पद क्या होगा, पहले तो इन सब का डिफरेंस करेंगे। जब डिफरेंस करेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा, ये डिफरेंस करेंगे तो ये 8 आएगा, ठीक है। और इसका फिर करेंगे तो ये भी 8 है। देखो डिफरेंस 8 का है और ये जो टर्म इधर से घटता हुआ आ रहा है, इसका मतलब 8 माइनस करेंगे, 55 में से 8 माइनस करोगे कितना जाएगा दोस्तों, 47। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, दिए गए कथन पर विचार कर निर्णय ले कि दी गई धारणा में से कौन सा कथन अंतर्निहित है, मतलब कौन सा इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए
ये कथन क्या बोल रहा है, इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, और धारणा क्या बोल रहा है, कंटेनर में ऑक्सीजन है और कंटेनर में हीलियम है, ये दोनों बोल रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जब कंटेनर में गैस है और गैसों का नाम उसमें तो उल्लेख ही नहीं कर रखा ना, तो ये दोनों निहित कैसे हो सकते हैं? आप सोच के देखिए, कंटेनर में गैस है लेकिन कौन सी गैस है वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रखा, यहाँ वहाँ पे अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा, यानी कि बता नहीं रखा, वर्णन नहीं कर रखा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ना ही एक ना ही दो अंतर्निहित है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करने निर्णय ले कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए ये डाटा सफिशिएंसी कहते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसका जवाब देने के लिए जो ये दोनों पर्याप्त है या नहीं वो करना पड़ता है, हमें उसका ऑप्शन हमें पिक करना पड़ता है। हमें आंसर निकालना नहीं होता, हमें पता होना चाहिए कि हाँ कथन ये इसका उत्तर देने के लिए सही है या ये इसके उत्तर देने के लिए सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। अब देखो क्या बोल रहा है, कथनों से जेड का मान निकालिए। देखो क्या हम इस वाले पहली वाली से जेड का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं a+ में जेड इजिकल टू 19 दे रखा है, तो जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली हम नहीं निकाल सकते। और दूसरा ऑप्शन देखिए z+ में p, क्या इससे इंडिविजुअली निकाल सकते हैं? इससे भी नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको कंबाइन करके एक बार देखें, दोनों से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको अगर हम कंबाइन करके देखें तो क्या निकाल सकते हैं क्या जेड की वैल्यू? कंबाइन करके भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए a+ में जेड है इजिकल टू 19 है और यहाँ पे z+ में p है। अगर इसमें से हम घटाएंगे और या भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारे पास a+ में p यानी 2 टर्म आएंगे, हमें जेड इंडिविजुअली नहीं निकाल सकता। इसका मतलब इससे हम दोनों से जेड का मान नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन क्या होगा, ना ही कथन 1 ना ही कथन 2 पर्याप्त है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा E2 करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, बिंदु O से प्रारंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर बिंदु E पर पहुंचता है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए पूर्व तो इधर होता है हमारा, ठीक है दोस्तों, और पश्चिम इधर होता है, ठीक है। तो पश्चिम की दशा में चल रहा है दोस्तों ये, देखिए पूर्व पश्चिम हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो O से प्रारंभ करिए, मान ली कोई बिंदु यहाँ पे O है, ठीक है। इस बिंदु से पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चलता है, इधर इस साइड वो 4 चलता है, ठीक है। और ये बिंदु ए पर पहुंच जाता है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। वहाँ से वह दाएं मुड़कर, यहाँ से वो दाएं मुड़ता है, दाएं किधर होगा दोस्तों, ऊपर ही होगा। दाएं मुड़कर कितना चलता है वो दोस्तों, 4 मीटर चलता है, ठीक है। और बिंदु बी तक पहुँचता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। बिंदु सी पर पहुँच जाता है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और फिर दाएं इधर ही होगा 3, और बिंदु किस पे पहुँच जाता है दोस्तों, बिंदु डी पर पहुँच जाता है, बिंदु डी पे पहुँच जाता है। अब वह बाएँ मुड़कर, अब वो बाएं मुड़कर बाएं किधर होगा इसका दोस्तों, बायां इसका इधर होगा, बाएं मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चलता है, लिखा है ना आप देखो। इसका बायां तो इधर ही होगा ना, इधर मुड़ करेगा तो बाएं 4 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर एफ पर पहुंचता है, फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, दाएं किधर होगा, नीचे होगा, दाएं मुड़कर कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर तक बिंदु एफ पर पहुँचता है। यहाँ तक हो गया। बिंदु ए और बिंदु ई की न्यूनतम दूरी क्या है, और बिंदु ए और बिंदु ई इसके बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, देखो इसकी न्यूनतम दूरी दोस्तों यही होगी, इसका विकर्णत ऐसे ही होगा, कुछ थोड़ा सा छोटा है लेकिन कोई नहीं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी तो 4 ही है दोस्तों। देखो ये भी तो 4 होगा ना, क्योंकि इसके बराबर है ना ये वाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू होगी इसकी, 8 हो गई। मतलब इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 8 हो गई। और देखिए ये यहाँ से लेके 4 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। जहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, हमें ए ई की वैल्यू तो निकालनी है, हमें ए और ई की तो वैल्यू निकालनी है। तो ए ई क्या है हमारा, 90 के सामने वाला, ये 90 का यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, विकर्ण होता है। इसी की तो स्क्वायर निकालनी है, तो इसकी स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4 4 8 की स्क्वायर 8 64, और प्लस में 1 की स्क्वायर यानी 1, तो क्या सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 65, और अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट 65। इसका मतलब ए ई की लंबाई न्यूनतम दूरी कितनी है तो अंडर रूट 65। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ना तो अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखो शैलॉक से है दोस्तों, ये देखो कुछ जगुआर चीते हैं, इसे बनाते हैं। कुछ जगुआर क्या है दोस्तों, चीते हैं। चीते के लिए CH से करता हूँ। और कुछ चीते तेंदुए हैं, और कुछ चीते क्या हैं, तेंदुए, टी से, ठीक है। अब ये निष्कर्ष देखेंगे, कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। देखिए कोई तेंदुआ जगुआर है कि नहीं है। देखो इसमें तो दिख रहा है सिंपल वेन डायग्राम में कि क्या है वो नहीं है, इसका मतलब सही हो सकता है। लेकिन पॉसिबल में हमें इसको
ओवरलैप करते हुए तो बना सकते हैं, इसका मतलब है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस मतलब 50% चांसेस, इसका मतलब ये भी गलत होगा। ठीक है, अब देखो कुछ जगुआर तेंदुए हैं, कुछ जगुआर क्या है दोस्तों, तेंदुए हैं। देखो कुछ जगुआर तेंदुए हैं, क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन तो सही होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले कंडीशन में बोल रहा नहीं है, तो पॉसिबल देखो जो सिंपल वेन डायग्राम है उसमें तो दिख रहा है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएंगे आप तो क्या होगा ये दोस्तों, ये होगा नहीं, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 50% ये सही है और 50% ये भी सही है। कैसे सही है? देखो कुछ जगुआर तेंदुए, देखो कुछ जगुआर जो हैं तेंदुए हैं क्या इसमें, देखो सिंपल में तो नहीं है लेकिन पॉसिबल, देखो पॉसिबल बनाएंगे तो यूँ बना सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हम यूँ भी बनाते बना सकते हैं, ये तेंदुआ हो गया, जगुआर हो गया, बना सकते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल वेन डायग्राम है और ये सिंपल है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसमें तो ठीक हो गया ना ठीक। तो इसका मतलब ये क्या, इसमें 50% चांसेस, यानी पॉसिबल में तो ठीक हो रहा है, इसका मतलब 50% सही है, 50% सही है और 50% सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो आंकड़े हैं दोनों सेम, देखो तेंदुआ इसमें भी है, तेंदुआ इसमें, जगुआर इसमें भी, जगुआर। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन, एक तो निष्कर्ष हमारा कंप्लीटली सही होगा। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ईदर आर का हो जाता है। इसमें क्या होगा, दोनों एक और या तो ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों में से एक तो सही है, इतना तो हमें पता है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, या तो कथन 1 और या तो कथन 2, इसका अनुसरण करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखिए ई का 5 है और ई की 7, मतलब जी की जो प्लेस वैल्यू 7 होती है, आई की 9 होती है और के की 11 होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे बढ़ रहा है ये, 5 से 7 हो गया, 7 से 9, 9 से 11, इसका मतलब दो का डिफरेंस है ना दोस्तों, दो का डिफरेंस, तो 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, तो क्या कह रहा है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुड़ के खड़ा। देखो दोस्तों पहले तो सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम में होता है। अब देखो पश्चिम इधर है, ठीक है, अब पूर्व इधर है, राइट साइड पूर्व होता है। ठीक है, अब देखिए अगर सूर्य तो यहाँ पे होगा ना, अस्त होने से पहले, मतलब कहीं सूर्य यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं सूर्य होगा। अब देखिए इसकी जब छाया पड़ेगी तो इधर ही पड़ेगी, इस साइड ही पड़ेगी। तो यहीं पे कहीं बना लो, यहाँ पे कौन, अंजलि की छाया की कहाँ पड़ रही है दोस्तों, यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाईं ओर, तो अंजलि कहीं यहाँ पे है, अंजलि कहीं यहाँ पे है दोस्तों। अगर अंजलि की छाया सचिन की बाईं ओर, देखो और ये आमने सामने है, देखिए आमने सामने का मतलब या तो सचिन इधर होगा या तो सचिन इधर होगा, सिंपल है। अगर इसकी छाया देखो सूर्य की जब किरणें पे, तो छाया तो इधर ही बनेगी ना, इसकी कहीं ना कहीं बनेगी ना दोस्तों। अब देखिए अगर सचिन यहाँ खड़ा रहता है, सचिन इसके सामने, क्योंकि आमने सामने बात करने, अगर सचिन यहाँ रहता है, सोच के देखिए आप, अगर सचिन यहाँ पे रहेगा, इसके इसके दाएं और इसकी छाया बनेगी, हाथ इसका दायां है तो इधर ही होगा, तो दाएं पे बनेगी छाया। लेकिन उसने क्या बोला, इसने बोला है सचिन की बाएं ओर पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सचिन जो है, सचिन उत्तर की ओर खड़ा है, सचिन उत्तर की, अब देखो सचिन को यहाँ बनाइए, सचिन अगर यहाँ खड़ा है तो उसकी देखो इसकी जो छाया यहीं बनेगी, यही बनेगी छाया। तो उसके क्या होगा, ये क्या है, इसका बायां ही तो है, ये वाला हैंड इसका बायां ही है। इसका मतलब सचिन कहाँ खड़ा है दोस्तों, उत्तर की ओर खड़ा है। लेकिन इसमें पूछा है कि सचिन का मुख की दिशा में, जब ये उत्तर को खड़ा है तो उसका मुख किस डायरेक्शन होगा दोस्तों, ये दक्षिण की तरफ होगा, या नीचे दक्षिण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। देखिए अंकिता जो है अनु से 2 वर्ष छोटी है, अनु का मान लो x होगा, ठीक है, तो अंकिता का कितना होगा दोस्तों, अंकिता का 2 वर्ष छोटी, तो x-2 होगा। ठीक है, अभी देखिए 4 साल बाद अनु की आयु, 4 साल बाद अनु की, यानी कि x प्लस में 4, अनु की आयु यही थी ना, अनु की आयु क्या करें, 4 साल बाद, 3 साल पहले अंकिता की, 3 साल पहले अंकिता की, 3 साल पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये जो आयु है इसकी 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली आयु है, देखिए लिखा ना इसमें, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी इसके, ये वाली 2 गुनी हो जाएगी इसके। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गुना है ये वाला। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5, और 2 से मल्टीपल करें तो -10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे x प्लस में 4 हो जाएगा। और जब इसको x की वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 10 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से सॉरी 10 माइनस का 10 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14 आ गई, और ये 12, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो अनु की आयु 14 आ गई और अंकिता की आयु 12 आ गई। तो किसने क्या पूछा है, इसने पूछा अंकिता की आयु, तो सबसे पहले अंकिता की आयु कितनी, 12 है, तनी 12, और फिर उसके बाद लिखेंगे 14। तो ये देखेंगे ऑप्शन में क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते देखो क्या कह रहा है। रमन ने अनंत से कहा,
परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया? इसका आंसर जवाब देना है दोस्तों। और ये ऑप्शन है 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इसे करते देखो। किसने किससे कहा? देखो रमन ने अनंत से कहा परसों। रमन ने अनंत से ये कहा कि परसों मैंने, यानी कि रमन रमन अपनी ही बात कर रहा है। इसका मतलब देखिए, रमन जब अपनी ही दादी, देखो पहले रमन बना लेते हैं, यहाँ रमन कहीं है। रमन की दादी का क्या मतलब होता है? मतलब कि दादी का मतलब होता है कि बाप की माँ होती है ना। अब देखिए, रमन का कोई पिता होगा यहाँ पे, ठीक, और इसकी कोई दादी होगी यहाँ पे आ गया ना दादी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। तो रमन ने कहा कि मैंने अपनी दादी की पुत्री की एकमात्र, दादी की पुत्री, ये तो इसका बेटा है, इसका बाप है तो बेटा, तो इसकी कोई पुत्री होगी यहाँ पे इस लाइन पे कहीं, इस वाले लेवल पे। ठीक है दोस्तों, देखो तो इसकी कोई दादी होगी, ये सॉरी इसकी कोई क्या है पुत्री, तो पुत्री होगी तो यहाँ पे इसकी देखो रमन की तो बुआ हुई ना, ये वाली तो बुआ हुई इसकी। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको। फिर आगे कह रहे भाई को पढ़ाया, इसके भाई को पढ़ाया, एकमात्र भाई है, मतलब दादी की जो बुआ है, बुआ का जो एकमात्र भाई होगा यही तो होगा दोस्तों। ठीक है, यही तो होगा इसका भाई, तो उसका मतलब इसने किसको पढ़ाया? इसने अपने पिता को ही तो पढ़ाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते देखो क्या कह रहा है। आपको कथन है उसका अनुसरण करने वाली धारणा पर विचार करते हुए यह निर्णय लेना है कि इनमें से कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, ये कथन और धारणा से देखिए, कथन क्या बोल रहा है? मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ। ठीक है, आगे मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, ये भी ठीक है। अब वो धारणा पढ़ेंगे जल्दी से। मैं एक सैनिक नहीं हूँ, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। मैं एक सैनिक हूँ, देखिए मैं एक सैनिक बनना चाहता हूँ, ये कब बोलेगा कोई? जब वो सैनिक, मतलब वो सैनिक नहीं जब भी तो बोलेगा ना, तो इसका मतलब पहला अंतर्निहित है। अब देखिए, मैं एक सैनिक हूँ, ये तो गलत हो गया ना, इसका तो अपोजिट है। ये पहले धारणा एक है, 2 का अब अपोजिट है, दूसरा जो है 1 का अपोजिट है। इसका मतलब देखो, मैं एक सैनिक बनना चाहता हूँ, तो जब वो सैनिक नहीं है जब भी तो बोल रहा है ना ये, तो इसका मतलब धारणा केवल एक ही निहित है इसमें, तो केवल क्या है? केवल धारणा 1 निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, है वो आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये ऑड वन से है, इसमें मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्न क्वेश्चन मार्क की जगह उत्तर आकृति में प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, अभी देखिए हमारे प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति कौन यहाँ पे प्रतिस्थापित करेगी, ये पूछा है उत्तर आकृति। अब देखिए, हम जो भी रिलेशन इन दोनों में होगा ना, वही रिलेशन आगे वो भी होगा, तो रिलेशन पता करते हैं। देखिए जो त्रिभुज है वो इसके से लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये जस्ट ऊपर हो गया है सेकंड वाली आकृति में। तो देखिए ये 0 है, ये भी सेम आकृति पे, तो ये ऊपर हो जाएगा 0। तो ऊपर देखो किस वाले में, ऑप्शन नंबर 3 में ये सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र को दर्पण छवि क्या होगी यदि दर्पण mn पे रखा होगा। यहाँ पे कोई दर्पण रखा है, इसकी छवि क्या होगी? बस दोस्तों इसी साइड इसको पलट दीजिए। जब इसको पलटेंगे तो कौन सा पलटेंगे? देखो पलटेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि तो 0 0 जो ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा कुछ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है ना। अगर इसको आप पलटेंगे दिमाग में तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। देखिए क्या बोल रहा है, अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहता है, अपने जो दैनिक मजदूरी के जो मजदूर हैं उनका मालिक ये कहता है कि देर से काम करने वालों को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, मालिक कहता है। तो इससे क्या, उसकी मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? देखो दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य को पूरा करने की उम्मीद है। मालिक ये चाहता है, मालिक ये बोलेगा मजदूरों से, तो मालिक क्या चाहता है? मालिक ये चाहता है कि उसका काम हो जाए। तो ये तो बोल रहा है पहले ऑप्शन में ये बोला है कि मालिक ये सोचता है कि उसका जो भी काम दिया है ना मजदूरों को, वो मजदूर टाइम पर खत्म कर दें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा यहाँ पे। तो अब दूसरा पढ़ लेते हैं, ये तो ठीक लग रहा है, मतलब करेक्ट होगा कि नहीं अभी देखते हैं। देर से काम करने पर आने वाले के लिए मालिक को संबोधित कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मालिक का इंटेंशन यही है अभी। तो इसमें से कौन सा धारणा निहित हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी बनेगी। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दोस्तों, वैकेंट का मतलब क्या होता है? एम्पटी, खाली हो ना, और एम्पटी का मतलब ये होता है, इसका मतलब दोनों सिमिलर वर्ड हैं। तो सी डीट का सिमिलर वर्ड क्या होता है? काम ही होता है। सी डीट का मतलब होता है शांत होना होता है ना। दोस्तों देखो कौन सा है, यही है काम का मतलब क्या है? शार्ट। उसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, 2 से 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, 9 से 19 हो गया। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न फाइंड करते हैं। देखिए
2 को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। फिर उसी हिसाब से 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे और -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 को फिर 2 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस में 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। समझ आ रहा है पैटर्न? पैटर्न ये हो रहा है, 2 से मल्टीपल कर रहा है, पहले पद में प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर क्या करेगा, माइनस करेगा ना। 19 दूनी 38, 38 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। 37 इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस पैटर्न फाइंड करना होता है दोस्तों। अगर पैटर्न आपने देख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली होते हैं। बस पैटर्न फाइंड करने पे जो भी समय लगता है बाकी इजी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। मान लीजिए दिए गए कथन सही हैं, मान लीजिए कथन जो है दिए गए सही हैं, जबकि ये सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। जो भी सामान्य ज्ञात तत्व हैं उससे भिन्न प्रतीत होते हैं। और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन को पूरी तरह से अनुसरण करता है। देखिए कथन ये दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है। पहले कथन पढ़ लेते हैं। एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेखा है कथन। तो क्वेश्चन क्या होगा, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। देखो दोस्तों, सभी की जब बात करते हैं ना तो वो हमेशा गलती होता है, ये भी याद रख लो। सर्वकालीन सत्य बजाओ अगर किसी भी निष्कर्ष में बोल तो गलत होगा। लेकिन सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं, ये सही बोल रहा है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसी भी मामले को संभालने में सक्षम होते हैं। तो ये ज़्यादा रिलेट कर रहा है इस वाले कथन से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा निष्कर्ष पर्याप्त है। देखिए ये डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न ये रहा, कथन ये रहा। बस हमें कथनों को ये देखना है कि अगर इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान ज्ञात करिए। अब देखिए एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या हम पहले वाले से एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं? देखिए हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स को छोड़ के सारे डिजिट में है। हम इसको इधर उधर लेके जाएंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू ईजिली निकल जाएगी। इसका मतलब पहले तो हमारा सही है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे में तो दोस्तों एक्स ही नहीं है, दूसरे में तो एक्स है ही नहीं, तो उसका मतलब दूसरे तो निकाल ही नहीं सकते। तो सिर्फ इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा, केवल एक ही हमारा उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखो क्या करें, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं। कृष और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। बरानी और कृष क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। अभिनव और देव गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। तो जो टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका आंसर देना है हमें। ये ऑप्शन हैं, ठीक है। देखिए तो कहने का मतलब एक छोटा सा पजल टाइप है, इसको तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नाम जितने भी वो लिख लेंगे जल्दी से। ठीक है दोस्तों, देखो नाम क्या क्या है। अभिनव है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभिनव। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बरानी, और उसके बाद क्या था दोस्तों, क्रिश, और है देव। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया हमने। और ये कौन कौन से खेल खेलते हैं ऊपर लिख लेते हैं इसको हम। कौन कौन से खेल खेलते हैं, गोल्फ यहाँ लिख लेते हैं, गोल्फ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वॉलीबॉल। ठीक है दोस्तों, वॉलीबॉल हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, वॉलीबॉल के बाद टेनिस। उसके बाद क्या है दोस्तों, क्रिकेट है ना, क्रिकेट CARI लिख देते हैं, क्रिकेट। ठीक है, अब ये देखिए बस जो खेलता है ना उसको टिक लगा दीजिए, और जो बचेगा जो पूछा है उसी हिसाब से हम जवाब देंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए अभिनव बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं। अभिनव बरानी क्या कहते हैं, गोल्फ और वॉलीबॉल। तो गोल्फ भी खेलता है अभिनव और वॉलीबॉल भी। ऐसे ही बरानी भी गोल्फ खेलता है और वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा देखते हैं, कृष और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। कृष और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। कृष और क्रिकेट और टेनिस और क्रिकेट। ठीक है, देव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये दो हो गई हमारी कंडीशन कंप्लीट। तो दो हो गई कंडीशन दोस्तों, एक ही और एक है। ठीक है, अब देखिए बरानी और कृष क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। बरानी क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। बरानी कहाँ है हमारा, ये रहा, क्रिकेट भी खेलता है, क्रिकेट वाले पर टिक करिए। और कृष क्या खेलता है, कृष भी क्रिकेट खेलता है। कृष तो क्रिकेट खेलता ही है। और क्या कहता है, वॉलीबॉल भी खेलता है। कौन वॉलीबॉल खेलता है, बरानी तो खेलता है, कृष भी खेलता है। तो कृष भी वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल कृष के सामने वॉलीबॉल वाला सिन जो है वो क्या कर देंगे दोस्तों, मार्क कर देंगे। मैं ऐसे बना लेता हूँ ताकि और ज़्यादा समझ आएगा आपको। अब क्या करें, आगे देखो होने वाला है बस। अभिनव और देव गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। अभिनव जो है गोल्फ और टेनिस भी खेलते हैं। तो अभिनव टेनिस भी खेलता है और गोल्फ भी खेलता है। गोल्फ पे तो पहले से ठीक है। और देव भी गोल्फ खेलता है। देव क्या करता है, गोल्फ खेलता है। देव गोल्फ और टेनिस दोनों खेलता है। टेनिस भी खेलता है, तो टेनिस का तो पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, जो टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है, जो वॉलीबॉल यानी कि वॉलीबॉल में भी होना चाहिए उसका, वॉलीबॉल में भी होना चाहिए, और गोल्फ में भी होना चाहिए, और टेनिस में भी होना चाहिए। तो टेनिस में भी होना चाहिए। तो तीनों में किसका है दोस्तों, अभिनव का ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अब इजीली निकाल लिए ना। देखो गोल्फ, वॉलीबॉल और टेनिस कौन तीनों खेलता है, अभिनव में तो था, तीनों में ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये होगा, और किसी का है नहीं। देखिए और किसी का है नहीं, तो इसका आंसर कितना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आया। आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर उनके आगे दिए गए निष्कर्षों से यह निर्णय लेके उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उनका अनुसरण करता है या करती है, ये लिखा हुआ है। कथन देखो क्या कह रहा है, अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है, ये तो अनुशासन होगा जब देश आगे बढ़ेगा। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कथन और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहते हैं तो उनके लिए उनसे ही मतलब समस्या उत्पन्न होती है, ऐसा लिख रखा है पहले में। और दूसरा क्या कह रहा है, समाज में किसी को स्वतंत्रता अनुशासन नहीं है, ऐसा तो ये तो गलती है। क्योंकि देखो हम सर्वकालीन वो नहीं बोल सकते ना, सब पे प्रत्येक पे एवरी पर्सन पे ये नहीं बोल सकते कि अनुशासन रहित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, निष्कर्ष एक सही होगा लेकिन ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसमें छोटे से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा छोटा। देखो एक तो ये हो गया 2 3 और ये बड़ा वाला 4 हो गया, और एक अंदर बना वो 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 तो हो गया, और एक ये बड़ा वाला, ये कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। अब 7 कौन सा हुआ, देखो ये वाला जो है ना छोटा वाला, तो एक और जाएगा। तो इसका मतलब टोटल त्रिभुज कितने इसमें 7। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से ये इधर दायां होता है दोस्तों, जैसे अपने हाथ का दायां दायां और अपने हाथ का बायां बायां। ठीक है, तो उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 8वां, देखो दाएं से 8वां यानी 8वां पहले यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि एम है। दाएं से 8वां कौन है दोस्तों, एम है ना। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, 8वें पद के बाएं। अब इसका बायां किधर होगा, अपने हाथ को देखिए, बायां इधर ही होगा इसका। तो बायां कितना 5 बोल रहे हैं, यहाँ से 5 यानी 2 2 4 1 5 यानी कि ओ होगा यानी ऑप्शन नंबर 4 आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन 16 लगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।